All right, जी शुरू. Accounting for labor. So सबसे पहले जो बात आती है अकाउंटिंग फॉर लेबर में कि हमने लेबर एक्टिविटी को मेजर किस तरह करना है, लेकिन उससे पहले जरा मैं डिफाइन कर दूं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होती है. ठीक है. प्रोडक्शन क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. इट इज द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अच्छा जी. तो प्रोडक्टिविटी क्या? It is the measure of the efficiency with which output has been produced. क्या मेजर है एफिशिएंसी का जिससे आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो. और प्रोडक्शन में इंक्रीज बगैर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज के आपकी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है यूनिट कॉस्ट को. ठीक है. किस तरह जी? सोच रहे होगे, कह रहे होगे कि जी प्रूव करो बात को. तो प्रूफ मैं बिल्कुल करता हूं और उसके लिए मैं आपको दूंगा, करवाऊंगा एक एग्जाम्पल. ठीक है. एग्जाम्पल करवाता हूँ जी. तो उसके लिए सपोज करें कि एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जा रहा है. क्या सपोज करें एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रोड्यूस करे 3 यूनिट्स. ठीक है. सपोज दैट एम्प्लॉय expected to produce 3 यूनिट्स in a hour. 1 घंटे में 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर. तो स्टैंडर्ड रेट क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा आपका 3 यूनिट्स पर आवर. ठीक है. और एक यूनिट की जो है आपका वैल्यू होगा एट 1:3 ऑफ अ स्टैंडर्ड आर. आउटपुट का. तो अगर तो जनाब अगर 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 एम्प्लॉय 126 यूनिट्स बनाता है इन कितने 40 आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि हफ्ते में 40 घंटे काम करके 126 यूनिट्स बनाता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्शन इन 1 वीक कितनी होगी? प्रोडक्शन इन वीक आपकी हो जाएगी 126 यूनिट्स. राइट.
और प्रोडक्टिविटी, ये तो प्रोडक्शन का बता दिया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है, जो कि मेजर है एक्चुअली कि कितने घंटे काम करो और कितने घंटे लेने चाहिए, ठीक है। अब उसको जरा देखें। 3 आवर्स को, ओ सॉरी 126 यूनिट्स को कितने घंटे लेने चाहिए थे? बाई 126 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से, यानी कि 3 यूनिट्स 1 घंटे में बन रहे हैं, तो इस हिसाब से कितने यूनिट्स, कितना टाइम लगना चाहिए था? 42 आवर्स। बट कितने लगे? 40 आवर्स, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी रेशो कितना आ गया? हमने प्रोडक्टिविटी रेशो आपका आ जाएगा जी, अगेन कितने घंटे लगने चाहिए थे? शुड हैव टेक 42, कितने लगे? एक्चुअल आवर्स कितने लगे? 40 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा? 105%, ठीक है। तो यूं भी कर सकते हैं, इसको करने का एक और तरीका। 40 आवर्स में 40 आवर्स इंटू 3, कितने? 1 घंटे में 3 यूनिट्स बन रहे हैं, तो कितने? 120 यूनिट्स बनने चाहिए थे, ठीक है। कितने बने? 126 यूनिट्स बने। तो प्रोडक्टिविटी रेशो फिर निकालते हैं, 126 यूनिट्स बन गए, बनने कितने चाहिए थे? 120 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपका प्रोडक्टिविटी रेशो वही आया, 105%, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि जी 100% से ज्यादा एक्चुअल एफिशिएंसी जो है स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा रही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड आर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। और इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि एक वर्कर को बनाने चाहिए थे, उसमें आपके स्टैंडर्ड आते हैं, यानी कि बजटेड आवर्स वजह उससे ज्यादा ही आपको काम करके दे दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक मैनेजमेंट का ऑब्वियसली एक प्लान भी होगा, और और उसका कंट्रोल भी होगा कि वो प्रोडक्शन लेवल और लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाए, ठीक है। तो भाई प्रोडक्शन लेवल किस तरह बढ़ सकते हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन लेवल कैन बी रेज्ड एज फॉलोज। नंबर 1, वर्किंग ज्यादा ओवर टाइम काम करवाओ, ओवर टाइम काम करें जो आपके वर्कर्स हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर लें। नंबर 3, कुछ आउटसाइड फर्म को अपना काम देते हैं, उसको आउटसोर्स कर दें, जिसको आप कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सम वर्क टू आउटसाइड फर्म। नंबर 4, इतनी वर्कफोर्स मैनेज करें कि जी आउटपुट ज्यादा से ज्यादा अचीव हो। सो मैनेजिंग द वर्कफोर्स
so as to achieve more output. प्रोडक्शन लेवल किस तरह बढ़ेगा? Can be reduced as follows. Number one, ओवर टाइम कैंसिल करें और स्टाफ को ले ऑफ करें, कम से कम स्टाफ से ज्यादा काम करें। कैंसलिंग ओवर टाइम, ले ऑफ स्टाफ, ठीक है। प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो कंपनी जो है अपने प्रोडक्शन टारगेट्स कम घंटों में अचीव कर लेगी और ज्यादा कम कॉस्ट लगेगी, ठीक। और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी की वजह से ज़ाहिर है आपकी जब कॉस्ट कम होगी तो यूनिट कॉस्ट भी कम होगी और इसकी वजह से आपको जो है कंपनी को फायदा भी होगा, ठीक है। अब ये बात समझाने के लिए अगेन हम लोग जो है एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो एक एग्जांपल है, एबीसी कंपनी है, उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसकी फैक्ट्री में एक टीम काम करती है जिसमें से दो लोग शामिल हैं, बाबा और बाबू। बाबा और बाबू जो हैं वो हफ्ते के कितने 40 घंटे काम करते हैं और मना कर देते हैं कि जी हमने कोई ओवर टाइम नहीं करना। और इनको हफ्ते के कितने मिलते हैं? $100 पर वीक। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो भी 400 के पर वीक। अच्छा जी, पहले हफ्ते में वो 160 यूनिट्स बनाते हैं, दोनों मिल बांट के, भाई भाई में। और प्रोडक्टिविटी जो है मेजर्ड होती है इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मैन आवर के हिसाब से। प्रोडक्शन देखो कितनी हुई है, 160 यूनिट्स। प्रोडक्टिविटी का 80 मैन आवर्स यानी कि 2 यूनिट्स पर मैन आवर के हिसाब से, ठीक है। टोटल कॉस्ट 600 लेबर प्लस ओवरहेड के हिसाब से आ रही है। कॉस्ट पर मैन आवर आपकी आ रही है 7.50, कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ रही है 3.75। अब वीक 2 में मैनेजमेंट उनके ऊपर प्रेशर डालती है, बाबा और बाबू जो है प्रेशर में आके 200 यूनिट बना डालते हैं नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन आपकी 200 यूनिट्स है जो कि 25% बढ़ी है एज कंपेयर टू वीक 1। प्रोडक्टिविटी 2.5 यूनिट्स पर मैन आवर के हिसाब से बढ़ी है, ये भी 25% आई। टोटल कॉस्ट 600, कॉस्ट पर मैन आवर आपकी 7.50, इसमें कोई चेंज नहीं आया। कॉस्ट पर यूनिट 3 हो गई तो सेविंग हो गई 20% ऑन प्रीवियस कॉस्ट, यानी कि 25% आई है न्यू कॉस्ट। अब वीक 3 में बाबा बाबू के ऊपर फिर मजीद डंडा होता है और उनसे 20 आवर्स, कितने? 20 आवर्स एक्स ओवर टाइम कराया जाता है और 50 वेजेस होती हैं। आउटपुट फिर से आपका 200 यूनिट्स ही रहता है। ओवरहेड जो है अब वो इंक्रीज हो जाते हैं आपके 100 से, $100। प्रोडक्शन वही 200 यूनिट्स पहले हफ्ते के मुताबिक, नॉट वीक 2 बट वीक 1 के मुकाबले 25% ही बढ़ी। प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट्स पर मैन आवर के हिसाब से वीक 1 के मुकाबले कोई चेंज ही नहीं आया। टोटल कॉस्ट 600 प्लस 50 प्लस 100, उल्टा कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है और कॉस्ट पर यूनिट आपकी 3.75 हो गई है, ठीक है। दो कंक्लूजन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला कंक्लूजन क्या मिलेगा आपको कि an increase in production without an increase in without an increase in productivity
will not reduce यूनिट कॉस्ट, या आपकी यूनिट कॉस्ट को बेहतर नहीं करेगा। वीक 1 को कंपेयर करो वीक 3 से, और प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तभी आपकी यूनिट कॉस्ट कम होगी। अगेन कंपेयर, अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे वीक 1 को वीक 2 से, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी will reduce यूनिट कॉस्ट। कंपेयर कर लो वीक 1 को वीक 2 से, ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक जो है वो मेरी बात आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी, कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियोज। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियोज की अब हम लोग जरा बात करें। अच्छा जी, जो मजीद मेजर्स हैं लेबर एक्टिविटी के, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? उसके अंदर हमारे पास आ जाता है एक प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। एफिशिएंसी रेशियो, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी रेशियो, यानी कि हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी रेशियो। और थर्ड होता है हमारे पास कैपेसिटी रेशियो। ठीक है जी। अ, ये देखो जी, एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। ठीक है जी। किस तरह होगा आपका एफिशिएंसी रेशियोज किस तरह आएंगे? अफेक्ट एक्सपेक्टेड, जस्ट सेकंड, expected hours to make output divided by actual hours taken multiplier actual hours worked divided by hours budgeted is equal to output measured and expected and expected or standard hours divided by hours budgeted कितने हैं, ये हम लोगों ने इसमें देखना है। ठीक है। और ये हमारे जो हैं वो परसेंटेजेस में ही आते हैं, ये वाले रेशियोज जो हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा जी, एग्जांपल है, एबीसी कंपनी बजट्स टू मेक 25,000 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन 4 hours ईच।
ड्यूरिंग अ बजट पीरियड ऑफ 100,000 आवर्स, ठीक है, बजट पीरियड कितना था 100,000, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितना था 25,000 यूनिट्स, बजटेड आवर्स कितने थे 4 आवर्स ईच पर यूनिट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वाज 27,000 यूनिट्स, और 120,000 आवर्स से आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए लगे, मतलब ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी, कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो निकालना है, तो एफिशिएंसी रेशो पहले निकाल देते हैं जी। कितने लगे जी, क्या था फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड आवर्स टू मेक आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन। एक्सपेक्टेड आवर्स कितने थे जी 27,000 यूनिट्स बनाने थे, कितने में 4 आवर्स में, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने लगे 120,000, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है 90%, ठीक है जी। अब निकालता हूं मैं कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, कितने घंटे काम करा 120,000, बजटेड आवर्स कितने थे 100,000, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100, कैपेसिटी रेशो कितना आ गया 120%। आगे बढ़ चलते हैं। फिर है हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो क्या फॉर्मूला है यार, आउटपुट मेजर्ड एंड एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, तो 27,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 108%, ठीक है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो हमारा 108% आया है, मोर देन बजटेड, ठीक है, जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जी कैपेसिटी की जो थी वर्किंग, वो कैपेसिटी कितनी थी 120% की थी, और वो एफिशिएंसी हमारी खराब रही है एज कम्पेयर टू 108%। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो हमारा 808 आ रहा है, जबकि एफिशिएंसी हमारी 90% पे आ रही है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं जी इस पे रिम्यूनरेशन मेथड्स पे, और रिम्यूनरेशन मेथड्स हमें क्या कह रहे हैं, अब हम वो बात करेंगे। रेम्यूनरेशन मेथड्स जी, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन मेथड्स हैं, पाए जाते हैं। एक है टाइम वर्क, कितना काम करा उस हिसाब से। दूसरा हमारे पास है जो पीस वर्क स्कीम, और थर्ड हमारे पास है बोनस या इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन, लेबर रेम्यूनरेशन का जो अफेक्ट है वो किस पे होता है, ये बताता हूँ आपको। लेबर रेम्यूनरेशन methods have an effect on following, किस पे होगा
एक होता है जी कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स पे इसका इफेक्ट हो सकता है। कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स पे इसका इफेक्ट किस तरह होगा और सर्विसेज पे होगा कि ज़ाहिर है वो फिर यूनिट कॉस्ट फिनिश कॉस्ट पे यानी कि फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट बेड हो रही होगी। दूसरा मोरल और एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज पे भी इसका फर्क पड़ता है। किस तरह भाई? ज़ाहिर है अगर सैलरी अच्छी नहीं दोगे, वेजेस अच्छी नहीं दोगे तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा, और अगर अच्छा दोगे तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होंगे। तो अब बात करेंगे किसके ऊपर? टाइम वर्क, जो हमारा पहला मेथड है टाइम वर्क, उसके ऊपर बात करते हैं। टाइम वर्क मोस्ट कॉमन डे टू डे रेट सिस्टम है जनाब, जो कि किस तरह कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा वेजेस इज इक्वल टू आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पे पर आवर। पे पर आवर। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और बात करेंगे, वो किसकी जी? ओवर टाइम प्रीमियम्स। ओवर टाइम प्रीमियम्स। ओके जी, अगर एम्प्लॉय मोर देन बेसिक आवर्स पे डेली बेस काम करता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल डे वन है, डे में आपके 8 आवर्स बेसिक है, ठीक है। अब 8 आवर्स से ऊपर लेट से वो काम कर लेता है, मतलब टोटल टोटल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, टोटल वो दिन में 9 आवर्स काम कर लेता है, तो ओवर टाइम कितना हो गया? 1 घंटा ओवर टाइम हो गया, 1 आवर ओवर टाइम हो गया, ठीक है। तो ये है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में होता क्या है कि जो ओवर टाइम का जो प्रीमियम, जो ओवर टाइम का जो रेट है, वो बेसिक रेट प्लस कोई अमाउंट होता है जो कि बेसिक रेट से ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डे की बेसिक पे बनी, दिन के कितने घंटे? 8, पर आवर आपको कितने दिए जा रहे हैं? $4 दिए जा रहे हैं, तो 32 बने। अब ओवर टाइम पे जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो आपको बेसिक रेट प्लस एडिशनल मिल रहा होगा, जैसे कि जी 8 आवर्स इंटू $1 आपको ओवर टाइम दिया जा रहा है, तो कितना हो गया? 8 आ गया, ये हो गया आपका ओवर टाइम 40, ठीक है। ओवर टाइम प्रीमियम के एक्स्ट्रा रेट पर आवर जो कि आपको दिया जा रहा है फॉर द ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। अगर एम्प्लॉय जो है वो अनसोशल आवर्स यानी कि एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पर आवर दिया जाता है, जो उसको ओवर टाइम या शिफ्ट प्रीमियम कहलाया जाता है, ठीक है। सो ये है हमारा टाइम वर्क। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।